मैं एमए से फारिग हुई तो मेरे घर में मेरी शादी की बातें होने लगीं, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी। इसकी वजह यही थी कि मुझे क्लास के एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी। वाजिद अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और बहुत खूबरू इंसान थे। वो न सिर्फ बाहर से खूबसूरत थे बल्कि उनका अंदर भी इतना ही पाक था। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारी शादी में सबसे बड़ी रुकावट वाजिद के माँ बाप थे। वाजिद बोलता था कि उसके माँ बाप नहीं मानेंगे क्योंकि वो कास्ट से बाहर शादी नहीं करते थे, लेकिन मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी और वाजिद के बगैर नहीं रह सकती थी। वाजिद का भी कुछ यही हाल था। जो ही मैं एमए का रिजल्ट आया था, मेरे घर वाले मेरे रिश्ते के लिए मजीद परेशान होने लगे थे और मेरे आए रोज रिश्ते आते रहते थे। इस सूरत हाल से तंग आकर मैंने वाजिद को कहा कि वो अपने माँ बाप से कहे कि अपना रिश्ता मेरे घर भेजे। वाजिद डर रहे थे क्योंकि वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे और वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे उनके वालिदैन को दुख पहुंचे। वो अपने माँ बाप दोनों से ही बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन मेरे बार बार इसरार करने पर उन्होंने बिलाखिर अपने माँ बाप से बात करने का इरादा कर लिया और मुझे मैसेज में बताया कि मैं अपने माँ बाप से बात करने लगा हूँ। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। न जाने वाजिद के माँ बाप क्या कहने वाले थे, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। मुझे जितनी आयतें जितनी सूरतें आती मैं अपने दिल में पढ़ने लगी और अपने रब से दुआ करने लगी कि वाजिद के माँ बाप मान जाए। 1 घंटे के इंतजार के बाद मुझे वाजिद का मैसेज आया जिसमें उन्होंने बताया कि उनके माँ बाप मान गए हैं और कल ही वो मेरे घर अपना रिश्ता भेजेगा। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मेरी जिंदगी का आज बड़ा दिन था। जिससे मोहब्बत करती थी वो मुझे मिलने वाला था। अगले दिन वाजिद की वालिदा और वालिद हमारे घर तशरीफ लाए। उन्होंने बहुत प्यार से मेरा हाथ मेरे घर वालों से मांगा, मुझसे भी बहुत प्यार से मिले। मेरी सास तो मेरे वालिद सदके जा रही थी। उनका कहना था कि मैंने ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी चांद सी बहू उनको मिलेगी। मेरे घर वालों ने भी थोड़ी देर सोचने का वक्त मांगने के बाद कुछ दिन बाद उनको हाँ का पैगाम भिजवा दिया था। हम दोनों ही बहुत खुश थे, बल्कि ना सिर्फ हम दोनों, हमारे घर वाले भी बहुत खुश थे। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। 2 माह बाद हमारी शादी कर दी गई थी। तैयारियों में शादी के दिन कैसे गुजरे कुछ मालूम ही ना हुआ। 2 माह बाद मैं वाजिद के कमरे में बैठी उसकी दुल्हन बनी हुई थी। मैं बहुत खुश थी। जिसको चाहा था उसको पा लिया था। उससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती थी। मेरा चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठा था। मैं घूंघट निकाले वाजिद के आने की मुंतजर थी। दरवाजा खुला, मैंने अपना सर मजीद झुका लिया। मुझे लगा शायद वाजिद आए हैं, लेकिन वाजिद की जगह अपनी सास को देखकर मैं थोड़ी सी हैरान हुई। मेरी सास मुझ पर वारी सदके जा रही थी। उन्होंने मेरी नजर उतारी और उसके बाद उन्होंने मुझे बेड से नीचे उतरने को कहा। मैं हैरत से उनको देख रही थी। न जाने वो मुझे नीचे उतरने का क्यों बोल रही थी, लेकिन मैंने अपनी सास का हुक्म बजा लाया और बेड से नीचे उतर कर खड़ी हो गई। मेरी सास के हाथ में जूते थे। मेरी सास ने मुझे वो पहनाए और कहा कि मैं ये बहुत प्यार से तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि शादी के बाद तुम मेरे लाए जूते पहनो। शादी से पहले मुझे वाजिद ने बताया था कि अगर तुम्हें मुझे खुश रखना है तो तुम्हें मेरी माँ को खुश रखना पड़ेगा। इस वजह से मैंने अपनी सास की कोई बात न डाली और खुशी खुशी वो जूते पहन लिए। जूते वाकई बहुत खूबसूरत थे। मेरे गोरे गोरे पैरों पर बहुत जच रहे थे। मैंने अपनी सास का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और वापस बेड पर वैसे ही बिठा दिया। मेरा माथा चूमकर वो कमरे से बाहर निकली। अभी कुछ ही देर हुई थी कि मेरे शौहर अंदर आ गए। मेरे शौहर ने मुझसे फिर वही बात की, तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरी माँ को भी खुश रखना है। मैंने उन्हें यकीन दहानी कराई कि मैं उनकी माँ को बहुत खुश रखूंगी, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि अगर मुझे इस घर को बसाना है तो अपनी सास को खुश रखना पड़ेगा। मैंने वाजिद को भी बताया कि मेरी सास ने मुझे नए जूते ला कर दिए हैं। मैंने उन्हें जूते दिखाए। वो बेहद खुश हुए थे। अम्मी का रवैया मेरी तरफ बिल्कुल ठीक था। दिन गुजरते गए और हमारी शादी को 6 माह हो गए। 6 माह में मेरी सास ने मुझसे बहुत प्यार किया था। वो मेरे वारी सदके जाते नहीं थकती थी, लेकिन एक चीज मुझे खटकती थी। वो ये था कि मेरी सास मुझे छत पर नहीं जाने देती थी, और दूसरी बात ये थी कि वो मुझे हर वक्त जूते पहने रहना देखना चाहती थी। जूतों के बारे में तो मैं समझ सकती थी कि मेरे मोहब्बत से लाई थी मेरे लिए। इस वजह से वो नहीं चाहती थी कि मैं जूते उतारूं। जूते मेरे पांव पर जचते भी बहुत थे, लेकिन छत पर न जाने की वजह समझ से बाहर थी। मैंने अपने शौहर से ऊपर न जाने की वजह पूछी।
انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا اس بارے میں اپنی ساس سے پوچھوں، اور جب میں اپنی ساس سے پوچھتی تو انہوں نے بھی مجھے کوئی نہ کوئی بات ایسی بتائی کہ میں خاموش ہو گئی، مجھے ٹال دیتی تھی۔ یہی بات آ کر میں نے اپنے شوہر کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم کو امی کی ہر بات ماننا ہے، اگر وہ نہیں بتانا چاہتی ہیں تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ میرے شوہر اپنی ماں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کا یہ رد عمل دیکھ کر میں خاموش ہو جاتی۔ واقعی اگر وہ مجھے بتانا نہیں چاہ رہی تھی تو کوئی نہ کوئی مصلحت ہی ہوگی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میں ان کے بارے میں کچھ غلط سوچنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ اسی طرح میری شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ویسے تو ہم سب بہت خوش تھے، لیکن ایک چیز تھی جو مجھے اور واجد کو کھائے جا رہی تھی، وہ تھی کہ 1 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہم دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ مجھے اور واجد ہم دونوں کو ہی بچے بہت پسند تھے اور ہم چاہتے تھے کہ جلد از جلد ہمارے آنگن میں بھی کوئی پھول کھلے، لیکن ابھی تک شاید خدا کی مرضی نہیں تھی۔ میں تو بہت پریشان رہتی تھی، لیکن واجد نے مجھے حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں، ابھی 1 سال کا ہی تو عرصہ گزرا ہے، انشاءاللہ جلد اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی رحمت کی بارش کرے گا۔ واجد کی بات سے مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا، لیکن یہ حوصلہ بھی وقتی تھا، کیونکہ دن گزرتے گزرتے 2 سال کا عرصہ گزر چکا اور اب تک ہماری گود ہری نہیں ہوئی تھی۔ اب تو ہمارے ساتھ ساتھ واجد بھی پریشان ہونے لگے تھے، ہم میں ہلکے پھلکے جھگڑے بھی ہونے لگے تھے۔ مجھے اس مسئلے کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کئی ڈاکٹر سے علاج کروایا مگر ہر جگہ ناکامی ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ رب کی طرف سے دیر ہے۔ ایک رات میں یوں ہی واجد سے لڑ کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی اور کچن کے ساتھ بنی بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہاں سے ٹیرس کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ اچانک میری نظر ٹیرس پر پڑی۔ مجھے ٹیرس پر ایک ہیولا سا نظر آیا۔ میں اس سائے کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، کیونکہ ہمارے ٹیرس پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ میری ساس وہاں کسی کو جانے ہی نہیں دیتی تھی۔ میں فوراً سے بھاگ کر کمرے کی طرف گئی اور واجد کو جگایا۔ واجد گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے میری بات کا کوئی ایکشن نہیں لیا اور دوبارہ سو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی نہیں ہے اور ویسے بھی ٹیرس کا دروازہ بند ہے، اسی لیے تم بھی سو جاؤ۔ واجد تو کہہ کر دوسری طرف کروٹ لے کر دوبارہ سو چکے تھے، لیکن میری نیند حرام ہو چکی تھی۔ میں ابھی تک سوچ رہی تھی کہ وہ ٹیرس پر سایہ کون سا تھا۔ ابھی میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ مجھے کمرے کے باہر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے دروازے کو ہلکا سے کھول کر دیکھا تو میری ساس ٹیرس سے اتر کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ چونکہ میری طرف ان کی پیٹھ تھی اسی لیے وہ مجھے نہیں دیکھ سکی۔ میں نے سوچا کہ میری ساس اس وقت ٹیرس پر کیا کرنے گئی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ پیچھے مڑنے لگی ہیں۔ میں نے فوراً سے دروازہ بند کر دیا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ میں آ کر لیٹ تو گئی مگر میرا دماغ مسلسل میری ساس کے ٹیرس سے نیچے اتر آنے پر، وہاں پر کسی کو جانے نہیں دیتی، اس پر ہی گم تھا، اور خود اتنی رات کو وہ وہاں پر کیا کرنے گئی تھی۔ اچانک مجھے اپنی ساس سے خوف محسوس ہوا اور مجھے ان سے ڈر لگنے لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے اور میں اس کو جان کر ہی رہوں گی۔ صبح ہوئی، میرے شوہر تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گئے۔ میرے سسر بھی جا چکے تھے۔ پیچھے میں اور میری ساس ناشتہ بنا رہے تھے۔ ابھی ہم دونوں نے ناشتہ ختم ہی کیا تھا کہ میری ساس کمرے میں گئیں اور میرے لیے جوتے لے کر آئیں۔ شادی کے بعد ایک اور حیران کن بات یہ بھی تھی کہ آج تک میں نے اپنے جوتوں کی خود شاپنگ نہیں کی تھی، بلکہ میرے جوتے مجھے میری ساس ہی لا کر دیتی تھی۔ اگر جوتا ٹوٹ جاتا تو وہی دوبارہ مجھے جوتا لا کر دیتی۔ میں نے ابھی تک اپنے جہیز کے جوتے بھی استعمال نہیں کیے تھے اور وہ مجھے کوئی اور جوتا پہننے ہی نہیں دیتی تھی۔ انہوں نے جوتا میرے سامنے رکھا اور کہا تمہارا جوتا اولڈ فیشن ہو گیا ہے تو یہ والا پہن لو، اس طرح تو ٹوٹ بھی نہیں رہا۔ اب مجھے یہ جوتا بھی مشکوک لگ رہا تھا، لیکن میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور خاموشی سے وہ جوتا پہن لیا۔ اب مجھے دال میں ضرور کچھ کالا لگ رہا تھا، کچھ تو تھا جو مجھ سے پوشیدہ تھا۔ میں نے اس بارے میں جاننے کی ٹھان لی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں جان کر رہوں گی کہ میری ساس ٹیرس پر کیا کرنے گئی تھی اور جب سے شادی ہوئی تھی وہی مجھے جوتے لا کر کیوں دیتی تھی۔ اس کے لائے ہوئے جوتے کے علاوہ مجھے وہ کوئی اور جوتا پہننے ہی نہیں دیتی تھی۔ میں نے اپنی ساس پر نظر رکھنے کے بارے میں سوچا، ان کا پیچھا کرنے کے بارے میں سوچا۔ اگلی رات سب سو چکے تھے،
वाजिद भी सो चुके थे, लेकिन मैं जागकर किताब पढ़ रही थी। किताब पढ़ने का मेरा दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन इस सब की वजह को मैं जानना चाहती थी। देखना चाहती थी कि आज रात मेरी सास टेरेस पर जाती है या नहीं। अभी लेटी सोच ही रही थी कि मुझे टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो। मैंने पानी का जग वहीं छोड़ा और अब की बार पीछे दौड़ लगा दी। मैंने आराम से सीढ़ियाँ चढ़ी। कल की तरह आज भी दरवाज़ा बंद था। मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर मुझे हैरान करने को काफ़ी था। सामने मेरी सास दायरा बनाए मुख्तलिफ जगहों पर मोमबत्तियाँ रखे बाल खोले कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थी। किसी की मौजूदगी का एहसास होने की वजह से उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उनका चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई। अपनी सास का रूप मैंने कभी नहीं देखा था। ये वो बाल खोले इतनी हैबतनाक लग रही थी कि उनको देखते ही मेरा दिल पत्ते की मानंद कांप रहा था। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर वाजिद भी ऊपर आ गए थे और सामने अपनी माँ को इस तरह देखकर वो भी मेरी तरह हैरान थे। मेरे ससुर काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे, वरना वो भी शायद इतना ही हैरान होते। अम्मी, वाजिद ने मेरी सास को आवाज़ दी, लेकिन मेरी सास जो अपने हवासों में नहीं थी। हम दोनों को देखकर वो फट पड़ी। बच्चा दफा हो जाओ यहाँ से। तुम लोगों ने मेरे मौक्कलों को नाराज कर दिया है। अब वो मेरा काम भी नहीं करेंगे, मेरे काम में रुकावट डालेंगे। वो पागल और दीवानों की तरह बोल रही थी। मैं और वाजिद एक दूसरे को हैरानगी से देख रहे थे। वाजिद ने आगे बढ़कर फिर उनको थाम लिया, उनको जोर से हिलाया। अम्मी, क्या हो गया है आपको? अम्मी, क्या कर रही हैं आप? और ये सब क्यों कर रही हैं आप? वाजिद देखकर पहचान चुके थे कि उनकी माँ काला जादू कर रही है और इसकी वजह पूछ रहे थे कि आखिर ये सब क्या है, क्यों कर रही हैं? तुम्हारी इस बीवी की वजह से कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी इससे हो। मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन की बेटी नीलम से करना चाहती थी, लेकिन तुम इसको ब्याह कर ले आए। मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि ये कभी माँ न बने। मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम लोगों के दरमियान कभी झगड़े खत्म ना हो। मेरी सास जोर से चीखती कोई दीवानी लग रही थी। उनकी बातें सुनकर मैं एकदम डर गई। मैं अपनी सास को कितना अच्छा समझती थी और मेरी सास क्या निकली थी। अचानक मुझे अपने पैरों में जलन महसूस होने लगी। मैंने अब तक वही जूते पहन रखे थे जो मेरी सास मुझे लाकर देती थी। इनमें अजीब सा धुआं निकल रहा था। मैंने वो जूते उतार कर फेंक दिए। अचानक से तेज आंधी चलने लगी थी। मेरी सास ऊंचा ऊंचा चीख रही थी। बच्चात, तुम क्यों आई? अमल के दरमियान तुम क्यों आई? मेरा अमल खराब कर दिया तूने। मेरा मौक्कल मुझसे नाराज हो गए हैं। तेरे जूते पर मैंने दम किया था और अब तेरे जूते उतारने की वजह से वो और नाराज हो गए हैं। मेरी सास चीख रही थी। मेरे शौहर ने उन्हें संभाला हुआ था, मगर वो संभल नहीं पा रही थी। उनके बाल खुले हुए थे और वो किसी को मुसलसल एक ही बात कह रही थी। नहीं, मुझे मत मारना। नहीं, मुझे मत मारना। आंधी चल रही थी। मेरे शौहर ने मेरी सास को पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी मेरी सास का जिस्म एकदम हवा में मुअल्लक हो गया और वहां से धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरा और मेरी सास ने अपना आखिरी सांस खारिज किया। मेरी सास की जान निकलते ही आंधी थम गई। मैंने अपने जूतों की तरफ देखा जो मेरी सास ने मुझे दिए थे। वो जलकर राख हो गए। वाजिद अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगे, जबकि अभी तक मैं हैरत से कुछ देख रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 साल में जिस औरत को अपना मसीहा समझा, जिससे हर चीज़ शेयर की, जिसको अपनी माँ की तरह समझा, वो औरत मुझसे हसद करती थी। वो चाहती थी कि मुझे औलाद ना हो, मुझे औलाद जैसी नेमत ना मिले। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और मैंने अपनी सास की लाश की तरफ देखा। मेरी सास का चेहरा काला हो चुका था। उनको अपने किए की सजा मिल चुकी थी।